वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए साइंस विज्ञान विषय के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो रहने वाला है। ऐसे ही हम आगे और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। और इसके पहले हमने इतिहास विषय के भी 100 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, उनको भी आप देख लें। उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, या डायरेक्ट चैनल में वीडियोस खोलकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज आपके लिए शुरू करते हैं हम साइंस विज्ञान विषय के अत्यंत महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, और इसमें हम मेनली बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। किसके? बायोलॉजी के, साइंस के अंतर्गत। तो हमारा साथियों पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ग्रंथि को हम इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं। तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है लार ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, तीसरा है यकृत, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आमाशय। तो इसका राइट आंसर है हमारा यकृत। क्या है? यकृत, यानी जो हमारा लीवर होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो पहला है एस्ट्रोजन का, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन का, तीसरा है रिलैक्सिन का, और फोर्थ है सभी कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा रिलैक्सिन का। तो जो मनुष्य में मादा जनन अंग होते हैं उनसे रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, तीसरा है सेरिबेलम, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेरिब्रम के कारण। किसके कारण? जो हमारा सेरिब्रम होता है इसके कारण मनुष्य में जितनी भी ऐच्छिक गतियां होती हैं उनका नियंत्रण होता है। और आपको सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। तो सेरिब्रम ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड में, सेकंड है सेरिबेलम में, थर्ड ऑप्शन है हाइपोथैलेमस में, और फोर्थ है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हाइपोथैलेमस में। किसमें? हाइपोथैलेमस में मनुष्य का जो तापक्रम होता है वो नियंत्रित होता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? जो अमीबा होता है इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? जो साथियों हमारा अमीबा होता है ये एक कोश की जीव होता है। तो पहला ऑप्शन है कूटपाद में, दूसरा है कोशिका मुंह में, तीसरा है सीलिया में, और फोर्थ है गुदा द्वार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कूटपाद में। किसमें? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है टाइलिन, और फोर्थ है काइमोट्रिप्सिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलिन। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? टाइलिन बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाती है? तो पहला है श्वसन, दूसरा है स्वच्छोवास, तीसरा है प्रश्वास, और फोर्थ है निश्वसन। तो वह प्रक्रिया साथियों जिसमें मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है उसको हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे अमीनो अम्ल का, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है वसा अम्ल, और फोर्थ है सुक्रोज। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो इस्तेमाल करती है ग्लूकोज का। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ग्लूकोज। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती हैं? प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो पहला है किण्वन, दूसरा है विसरण, तीसरा ऑप्शन है दहन, और फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसरण। जो विसरण अभिक्रिया है इसके द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो पहला है विघटन, दूसरा ऑप्शन है दहन, तीसरा है परिवर्तन, और फोर्थ विकल्प हो जाएगा संश्लेषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विघटन। क्या हो जाएगा? विघटन।
तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, उनका विघटन होता है। परिणति साथियों थोड़ा सा हिंदी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी लैंग्वेज टफ बन जाती है कभी कभी, तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, ऑप्शन 1 विघटन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, हमारा सही आंसर है। थोड़ा सा आज माउस बहुत गड़बड़ कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से किस रूप में होता है, तो पहला है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सुक्रोज और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन। तो सही जवाब हो जाएगा सुक्रोज, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुक्रोज। तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है, किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। तो एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर रक्तचाप कितना होता है, तो पहला ऑप्शन है 90/60, दूसरा ऑप्शन है 120/80, तीसरा ऑप्शन है 200/130 और फोर्थ है 140/160। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य जो रक्तचाप है वो 120/80 होना चाहिए, यानी कि 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 80 से कम नहीं होना चाहिए। जब भी मनुष्य का रक्तचाप 120 से ऊपर जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और 80 से कम जाता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, और इनको हम नियंत्रण किस माध्यम से करते हैं, इंसुलिन के माध्यम से, अगर किसी को रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है, यानी सबसे बाहरी परत कौन सी होती है हमारे मनुष्य मस्तिष्क की। तो पहला ऑप्शन है पियामीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है ड्यूरामीटर और फोर्थ है एर्केनॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर। क्या हो जाएगा, ड्यूरामीटर, यानी ऑप्शन तीसरा। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, वो है ड्यूरामीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है, यानी जो हमारी सूंघने की क्षमता होती है उसको नियंत्रित कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्टिक पाली, दूसरा है घ्राणेंद्रिय पाली, तीसरा ऑप्शन है सेरिब्रम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, घ्राणेंद्रिय पाली। तो ये मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता है उसको नियंत्रित करता है कौन, घ्राणेंद्रिय पाली। और सबसे अधिक सूंघने की क्षमता किसकी होती है, तो होती है श्वान यानी कि कुत्ते की, डॉग की। इसलिए आप सभी को पता होगा कितना इस्तेमाल उनका हम डिफेंस वगैरह में भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छी उनकी सूंघने की क्षमता होती है। और मनुष्य में सूंघने की क्षमता कौन नियंत्रित करता है, वो करता है घ्राणेंद्रिय पाली। जो पहली बार हिंदी में देख रहा होगा उसकी तो क्या ही कहना। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, यानी कौन हमारा सेंटर है बुद्धि का और चतुराई का। तो फर्स्ट ऑप्शन सेरिबेलम, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम और फोर्थ है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम, यानी कि ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है, तो वो है सेरिब्रम, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको क्लिक कर दें। अब अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो जो हमारा जो रक्त है, ब्लड है, उसमें जो ग्लूकोज यानी कि शक्कर की मात्रा कौन नियंत्रित करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सोमेटोस्टेरिन के कारण, दूसरा है ग्लूकागन के कारण, तीसरा है गैस्ट्रिन के कारण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन के कारण। जैसे मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जो हमारा रक्त होता है उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कौन नियंत्रित करता है, शक्कर, वो करता है इंसुलिन हार्मोन। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो शुगर के मरीज होते हैं उनको इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं वसा है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट है, तीसरा एंजाइम है और फोर्थ ऑप्शन है हार्मोन है। तो साथियों ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है, यानी कि जटिल कॉम्प्लेक्स है। तो एंजाइम बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, पोषण आता है, दूसरा उत्सर्जन आता है, तीसरा श्वसन आता है और फोर्थ है हमारा सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। तो साथियों जो जैव प्रक्रम होता है उसमें पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन ये सभी आते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो पोषण भी आएगा, उत्सर्जन भी आएगा, श्वसन भी आएगा। इसलिए करेक्ट जवाब है हमारा ऑप्शन 4 सभी। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता साथियों आपने देखा होगा एक छतरी सी बन जाती है जिसको हम मशरूम में बोलते थे कभी कभी। तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन है परजीवी, दूसरा है स्वपोषी, तीसरा है मृतजीवी और फोर्थ है परासरणी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मृतजीवी। क्या हो जाएगा? मृतजीवी। तो जो गोबर छत्ता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम 78%, दूसरा ऑप्शन है 21%, तीसरा ऑप्शन है 4% और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 0.03%। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 0.03%। तो जो वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वो पाई जाती है 0.03% और 78% क्या पाई जाती है? वो पाई जाती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों से साथियों मतलब है कि जिन पौधों को धूप की आवश्यकता नहीं होती वो छांव में बड़े होते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधे को तो पहला ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है थियोफाइट्स, तीसरा ऑप्शन है सियोफाइट्स और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सियोफाइट्स। क्या है? सियोफाइट्स। तो जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको हम सियोफाइट्स बोलते हैं। जैसे कि सेम पौधे आपने देखे होंगे जिनका जो विस्तार है, जो पौधे पानी में पैदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक। उसी प्रकार से तो जो छाया में पनपने वाले पौधे हैं वो सियोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो पहला देखते हैं हम फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है नाक, तीसरा ऑप्शन है ट्रेकिया और फोर्थ है क्लोम। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 फेफड़ा। तो जो फेफड़ा होता है वो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। अच्छा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वो होता है होमो सेपियंस। इस प्रकार का प्रश्न भी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है डायरिया, दूसरा ऑप्शन है टीबी, तीसरा ऑप्शन है निमोनिया और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों। तो इस प्रश्न का साथियों करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, यानी जो हमारे श्वसन तंत्र संबंधित बीमारियां हैं वो टीबी भी है और निमोनिया भी है। टीबी क्या है? मेनली वयस्क में होता है और जो निमोनिया शिशु यानी कि बच्चों में होती है। और आपने देखा होगा निमोनिया से काफ़ी बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। ये मेनली 1 से 3 साल या 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का कब लक्ष्य रखा है? कौन से वर्ष में हम टीबी मुक्त हो जाएंगे? अगर आप इसको आंसर बताएं तो आप कमेंट जरूर करें, उसको मैं पिन कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? यह प्रश्न हमने काफी आगे अच्छे से डिस्कस किया है। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है हाइपोटेंशन, दूसरा है पक्षाघात, तीसरा है हाइपरटेंशन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। यानी कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 120 से अधिक हो जाएगा, किससे? 120 से, तो उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम अमीनो अम्ल, दूसरा है यूरिक अम्ल, तीसरा है यूरिया और फोर्थ है अमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। तो साथ ही जो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है? अमोनिया। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब मेनली अगर हम देखें तो मेनली 3 प्रकार के उत्सर्जी जंतु उत्सर्जन की 3 प्रकार की कैटेगरियां हैं। जैसे कि एक है यूरिक अम्ल। क्या है? यूरिक अम्ल। तो जितने भी पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं वो सब यूरिक अम्ल होते हैं और जितने भी पशु और मनुष्य होते हैं वो यूरिया अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और जो मछलियां और जलीय जीव होते हैं वो अमोनिया करते हैं। तो पशु पक्षी को हम बोलते हैं यूरिक टेलिक, मनुष्य को बोलते हैं यूरिया टेलिक और मछलियों को बोलते हैं अमोनिया टेलिक। तो प्रश्न है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो वो है अमोनिया। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? यानी कि जब पौधे एक्सेस मात्रा में वाटर ले लेते हैं, एग्जॉस्ट कर लेते हैं, तो उसको फिर वो किस प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निकालते हैं? तो पहला ऑप्शन है अवशोषण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है उत्सर्जन और फोर्थ है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और साथ ही जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है रात में होती है। कब होती है? रात में होती है। इसलिए आप जब भी सुबह आपने कभी उठकर देखा हो, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं, तो जो पौधों की पत्तियां होती हैं, जो उनको आखिरी तिकोना हिस्सा होता है, वहां से कुछ बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही टपकता रहता है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है पत्ती को, दूसरा है हरित लवक को, तीसरा है स्टोमाटा को और फोर्थ है जड़ को। तो साथ ही जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है वो होती है पत्ती। क्या होती है? पत्ती। यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पत्ती। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें।
अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पहला है जड़, दूसरा है रंध्र, तीसरा है टहनी और फोर्थ है तना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंध्र। क्या है? रंध्र यानी कि छिद्र होते हैं बारीक बारीक सूक्ष्म, जो कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों का आकार कैसा होता है? जो हमारे लंग्स होते हैं फेफड़े, उनका आकार किस प्रकार का होता है? तो पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा है बेलनाकार, तीसरा है शंक्वाकार और फोर्थ है अंडाकार। तो इसका करेक्ट आंसर है शंक्वाकार। क्या है? शंक्वाकार। तो फेफड़ों का आकार किस प्रकार का होता है? वो होता है शंक्वाकार प्रकार का। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं उपचयन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है अपचयन और फोर्थ है विस्थापन। तो भोजन का पाचन जो होता है वो उपचयन में होता है। किसमें? उपचयन की प्रक्रिया या अभिक्रिया में होता है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? यानी सबसे पहले हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम रॉबर्ट ने, दूसरा है अरस्तु ने, तीसरा ऑप्शन है बेलिस एवं स्टारलिंग ने और फोर्थ है ब्राउन पोस्टर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है बेलिस एवं स्टारलिंग ने। तो जो हार्मोन शब्द सबसे पहले दिया था वो किसने था? बेलिस एवं स्टारलिंग नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। अब अगला प्रश्न है हमारा, पृथक्करण का नियम किसने दिया है? क्या है प्रश्न है कि जो पृथक्करण का नियम है वो किसने दिया है? तो पहला ऑप्शन है एसिरियंस ने, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा है मेंडल ने और फोर्थ है बेबीलोनियन ने। किसने? बेबीलोनियन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल ने। तो जो साथियों पृथक्करण का नियम है वो दिया है सर जॉन ग्रेगर मेंडल ने। काफी वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने पृथक्करण का नियम दिया है मेंडल जी ने। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पहला है लेमार्क तथा ट्रेवर रेनिस ने, दूसरा है वॉन मॉल ने, तीसरा ऑप्शन है पोरकिंजे ने और फोर्थ है अरस्तु ने। तो सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो किया था लेमार्क तथा ट्रेवे रेनिस ने। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लेमार्क तथा ट्रेवे रेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और फोर्थ है ट्रेवी रेनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। तो इनको साथियों हम जीव विज्ञान के जनक के रूप में या फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और जब भी आपने जीव विज्ञान पढ़ना शुरू किया होगा, पहला प्रश्न ही आपको ये देखने को मिला होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं अरस्तु महोदय को। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? अभी हमने बायोलॉजी का देखा, अब देखेंगे हम बॉटनी का। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। पहला ऑप्शन थियोफ्रेस्टस, दूसरा डार्विन, तीसरा ऑप्शन है पुरकिंजे और फोर्थ है हमारा अरस्तु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक। अब अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो पहला है ग्रीक से, दूसरा है लैटिन से, तीसरा है फ्रेंच से और फोर्थ है पुर्तगाली से। तो जो बॉटनी शब्द आया है ये आया है ग्रीक भाषा से। कहाँ से? ग्रीक भाषा से। मेनली शब्द हम देखें तो ग्रीक भाषा से आए हुए हैं। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो हुई है ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न में आपको काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो। लेकिन एसएससी ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या है प्रश्न? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन कवकों का, दूसरा है शैवाल का, तीसरा है विषाणुओं का, फोर्थ है ये सभी का। तो साथियों जो फाइकोलॉजी होती है उसमें हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसका? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो हमारा आसपास पर्यावरण मौजूद है उसका हम अध्ययन जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? तो पहला ऑप्शन है वार्गिकी, दूसरा है अनुवांशिकी, तीसरा है कार्यकी और फोर्थ है पारिस्थितिकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, यानी जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाली ब्रांच है उसमें हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। किसमें? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसको लॉक करें दिल्ली पुलिस वालों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? किससे? जो डेंड्रोलॉजी होती है इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? यानी कि तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम पौधों का अध्ययन करते हैं, दूसरा पुष्पों का अध्ययन करते हैं,
तीसरा ऑप्शन है झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, और फोर्थ है वृक्षों का अध्ययन करते हैं। तो साथियों जो डेंड्रोलॉजी ब्रांच है इसमें हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, इसको झाड़ियों का अध्ययन हमारे द्वारा किया जाता है डेंड्रोलॉजी ब्रांच में। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि जो पुष्पों का अध्ययन है वो हम साइंस की कौन सी ब्रांच में करते हैं। तो पहला ऑप्शन है एगेस्ट्रोलॉजी, दूसरा है एंथोलॉजी, नहीं सॉरी दूसरा है फिनोलॉजी, तीसरा है हमारा एंथोलॉजी, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन हम किस में करते हैं? पुष्प का अध्ययन करते हैं हम एंथोलॉजी में, और फलों का अध्ययन किस में करते हैं हम? पोमोलॉजी में। आपको बता दूं मैं, पुष्पों का अध्ययन पूछे तो एंथोलॉजी, और अगर फलों का अध्ययन पूछे तो पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, यानी कि जो वनस्पति संवर्धन के क्षेत्र में काम करती है उस शाखा को हम क्या बोलते हैं। तो पहला है ओलेरीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है एग्रीकल्चर, और फोर्थ है फ्लोरिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांच होती है इसमें हम वनस्पति संवर्धन का कार्य देखते हैं या कार्य करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अच्छा, एग्रीकल्चर में हम क्या देखते हैं? तो एग्रीकल्चर में देखते हैं हम कृषि, फ्लोरिकल्चर में फूल फल, है ना। तो वनस्पति संवर्धन की संबंधित शाखा कौन सी है? वो है हमारी हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है परागकणों का, दूसरा है बीज का, तीसरा है फल का, और फोर्थ है पत्ती का। तो जो स्पर्मोलॉजी है साथियों इसमें हम बीज का अध्ययन करते हैं। किसका? बीज का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला देखते हैं घास का, दूसरा फलों का, तीसरा फसलों का, और फोर्थ तेलीय बीजों का। तो जो एंगेस्ट्रोलॉजी है इसमें हम घास का अध्ययन करते हैं। किसका? घास का अध्ययन करते हैं। और मेनली अगर हम देखें तो 30 से अधिक ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो हो सकेगा तो एक वीडियो में मैं उनको लेकर आ जाऊंगा, या हम पार्ट में तो देख ही रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो एंगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है साथियों घास का। किसका? घास का। अच्छा आप बताइए जो बांस है वो घास है या पौधा है? अभी इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है कि जो हमारा बांस होता है बैम्बू, वो घास में आता है या पौधों में आता है। और इस प्रश्न का हमारा एंगेस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है भूमि का, दूसरा है फलों का, तीसरा है चट्टानों का, और फोर्थ है पौधों का। तो जो पीडोलॉजी होती है इसमें हम भूमि का अध्ययन करते हैं, यानी कि मृदा का अध्ययन। अगर ऐसा प्रश्न में आ जाए ना, मतलब भूमि की जगह मृदा लिखा जाए तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो भूमि का या मृदा का अध्ययन हम पीडोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है, यानी जो पौधों का नामांकन करने वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं। तो पहला है नामांकन, दूसरा है वर्गीकी, तीसरा है पहचान, और फोर्थ है वर्गीकरण। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गीकी। क्या है? वर्गीकी। तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को हम बोलते हैं वर्गीकी। क्या बोलते हैं? वर्गीकी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं एंगलर, दूसरा है लीनियस, तीसरा है अरस्तु, और फोर्थ है लेमार्क। तो साथियों वर्गीकी के पितामह बोलते हैं लीनियस महोदय को। किनको? लीनियस महोदय को वर्गीकी का पितामह बोला जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं हमें सूक्ष्म जीव। तो पहला है रेतीली मिट्टी में, दूसरा है लवण युक्त पानी में, तीसरा है दलदल की भूमि में, और फोर्थ है इन सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी में। अब साथियों जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी माइक्रोबैक्टीरिया, वो तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, देखेंगे भी नहीं और आपके आसपास मौजूद रहेंगे। चाहे रेतीली मिट्टी हो, लवण युक्त पानी हो, या दलदल भूमि हो, प्रत्येक जगह पर आपको सूक्ष्म जीव देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विषाणु वृद्धि करता है, तो जो विषाणु होते हैं वो कहाँ पर वृद्धि करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीवित कोशिका में, दूसरा है चीनी के विलयन में, तीसरा है मृत शरीर में, और फोर्थ है पानी में। तो जो विषाणु होते हैं वो जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। कहाँ पर? जीवित कोशिका में। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो जिंदा सेल होती है, जीवित कोशिका होती हैं, उनमें विषाणु वृद्धि करता है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है। क्या है प्रश्न कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो पहला है पाइनस, दूसरा है सेड्रस, तीसरा है जूनिपेरस, और फोर्थ है साइकस। तो इसका करेक्ट आंसर है साइकस। तो जो साइकस होता है उससे हमारा साबूदाना बनाया जाता है, जिसको हम उपवास यानी कि फास्ट के समय खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो साबूदाना किससे बनाया जाता है। ऑप्शन 4 साइकिल्स बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में हमने 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के।
आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर जरूर करें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा तब तक हम आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ साथ में संभावित प्रश्नों की भी एक सीरीज चालू करूँगा। उसमें संभावित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जियोग्राफी के और हमारे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, सभी हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो और हमने हिस्ट्री के भी 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, तो उनको भी आप देखें। उनको आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा उन वीडियो को देखा है, तो उनको आप भी देखें। उन दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वीडियो हमारे यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।